नेहरू जी ने और कितनी गलती की थी? वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो लोग पढ़ लें, दर्जनों तो वॉल्यूम है, अगर लोग पढ़ लें तो उनको समझ में आएगा कि गलतियां जो हैं वो उनकी श्रृंखला कितनी बड़ी है। एक कई बार तंज में लोग सवाल पूछते हैं आपको कि नेहरू जी ने और कितनी गलती की थी? मेरे विचार से कुछ भी होता है नेहरू जी पे डाल दिया गया, उन्होंने ये किया था। नहीं, सेलेक्टेड वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो लोग पढ़ लें, वो तो इतने सारे वॉल्यूम हैं, दर्जनों तो वॉल्यूम है, अगर लोग पढ़ लें तो उनको समझ में आएगा कि गलतियां जो हैं वो उनकी श्रृंखला कितनी बड़ी है। अब जैसे मैं सिर्फ दो उदाहरण देना चाहता हूं जो बहुत कम लोगों को पता होगा। 1950 में के.एम. पणिक्कर, जब चीन तिब्बत में घुस गया था, कि के.एम. पणिक्कर वॉज एम्बेसडर इन चाइना, वो भारत सरकार की तरफ से एक लेटर लिखते हैं जिसमें लिखते हैं इंडिया एक्सेप्ट्स। चाइना ने डिमांड ये की थी कि भारत तिब्बत पर चीन की सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ले, अर्थात तिब्बत के ऊपर चीन का स्वायत्त शासी शासन को स्वीकार कर ले। भारत सरकार ने लिख दिया वी एक्सेप्ट द चाइनीज सोवर्निटी ओवर तिब्बत, यानी हम तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद जब संसद में यह विषय उठा तो उस समय विदेश राज्य मंत्री एक महिला थी, उनका मुझे नाम नहीं ध्यान है, उन्होंने जवाब में ये कहा कि नहीं, जो लिखा गया है वो राजदूत के द्वारा, वो सरकार का ऐसा विचार नहीं है। राजदूत ने बाद में अपनी किताब में लिखा है कि एम पणिक्कर ने बिल्कुल, हमने सरकार के निर्देश पे किया, और यदि सरकार कह रही है कि ऐसा विचार नहीं था तो ऐसे राजदूत को तो डिसमिस कर देना चाहिए था, कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। ये है। दूसरा, 21 जून 1952 को जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने क्या चीन के सैनिकों को रसद दी है जब वो चीन तिब्बत में अत्याचार कर रहे थे? उन्होंने कहा हाँ, हमने उनको थोड़ा सा राशन पहुंचाया है ताकि वो जीवित रह सकें, और वो थोड़ा सा राशन हजारों टन चावल था, और उसकी बगैर चीन की सेना भूखों मरने लगती और उसे वापस जाने की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि ल्हासा से जो नियरेस्ट शहर था चीन का वो था चेंगडू, वो 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पे था, और उस जमाने में तिब्बत में ऐसी सड़कें नहीं थी जैसी आज हैं, बड़ी टूटी फूटी सड़कें थी। भारत से 250 पौने 300 किलोमीटर के दूर में था तवांग से, और भारत की तरफ सड़कें अच्छी थी क्योंकि शताब्दियों से तिब्बत से व्यापार होता रहा था। तो आप ये सोचिए आप किस किस को गलती क्या क्या गिनाएंगे। इसीलिए मेरे विचार से हमें कोई जवाहरलाल नेहरू जी की गलतियां बताने में रुचि नहीं है, परंतु क्या करें, जब आप एक चीज बोलते हैं तो लिंक वहीं से निकल आती है। ठीक है, और वो भी आप ये समझिए जब आप उन्हीं के खानदान को लेके चल रहे हैं तो वो गलतियां तो फिर निकलेंगी ही निकलेंगी। मैं कुछ धर्म को लेके सवाल थे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में सर ये आया कि तक्षशिला या नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने क्यों नहीं बनाई? अब तो 11 साल हो गए, जेएनयू पे सवाल उठे, बाकी सवाल उठे, आप लोगों ने ऐसी कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई जिसमें जो गलतियां बताते हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया गया, उसको आप वहां डाल देते ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उस हिसाब से ग्रो होती? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमारी सरकार ने आने के बाद 2020 में पहली बार नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, जिसमें आमूल चूल परिवर्तन एजुकेशन की फील्ड में किया गया। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इससे पहले क्या होता था, 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है, 2 साल के बाद कोई बच्चा तीसरा साल नहीं कर पाया तो उसका पूरा बेकार हो गया। हमने उसका बिल्कुल अलग अलग सर्टिफिकेशन कर दिया है। केवल फर्स्ट ईयर करके हट जाएगा तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर करके हट जाएगा तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर करके हटेगा तो डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर भी कर लेगा तो ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। फिर हमने रिसर्च के लिए एक अलग व्यवस्था की है, और ताकि इस ढंग की यूनिवर्सिटीज को डेवलप हो सके हमने करीब 600-700 यूनिवर्सिटीज और एक्स्ट्रा बनाई है। जहां तक आप नालंदा के बनाने की बात कर रहे हैं, मैं दो बातें उस पैटर्न की बात कर रहा हूं, उस पैटर्न पे देखिए, पहले भारत के अंदर जो जागृति और स्वाभिमान उभरना शुरू हुआ है, वो आत्मविश्वास एक बार आ तो जाए, उसके बाद नालंदा की यूनिवर्सिटीज या तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज कोई राज्य के द्वारा संचालित नहीं थी, ये पूरा समाज के द्वारा संचालित थी। इवन अगर आप ये भी ध्यान करें तो महाभारत में जब युधिष्ठिर के जुए वाला उल्लेख आता तो वो कहता है विश्वविद्यालयों, मंदिरों और उनकी संपत्ति को छोड़ के सारा राज्य दांव पे लगाता हूं। तो दे वर नॉट कंसीडर्ड द स्टेट सब्जेक्ट। तो वो चीजें उभरेंगी, सरकार निश्चित रूप से उसकी भी व्यवस्था करेगी। और अगर आप देखें तो एंशियंट पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने के लिए इसी बजट में एक मैन्यूस्क्रिप्ट वाला व्यवस्था की गई है। ये सब शुरुआत है ताकि हम पहले उनको डिजिटाइज करके, उनको ट्रांसलेट करके उस नॉलेज सिस्टम। अब आप एक छोटी सी बात देखिए, WHO में एक सेंटर बनवाया, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, और उसका केंद्र भारत के जामनगर में बना, क्योंकि सबसे स्ट्रक्चर्ड
ट्रेडिशनल मेडिसिन का अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आयुर्वेद के रूप में हमारे पास है। तो अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे ठीक है। ये चीजें उभरती हुई आगे दिखाए, और चूंकि ये सिविलाइजेशनल चीज है, इट विल टेक 1 or 2 जनरेशन टू एस्टैब्लिश। ठीक